नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अविश्वसनीय चीजों के बारे में जिनका आविष्कार भारत में था और शायद आप उनमें से कुछ के बारे में जानते भी ना हो। हम उन सभी इन्वेंशंस पर एक नजर डालेंगे जो भारत में ही बने थे। ये इन्वेंशंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना शायद हमारी आज की दुनिया अधूरी होती। विमानस, प्राचीन उड़ने वाले विमान। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सुंदर ढंग से सजाए गए रथों या महलों का जिक्र मिलता है जिन्हें विमानस कहते थे। ये विमान सेकंड्स में ही टेक ऑफ कर सकते थे और अंतरिक्ष तक की यात्रा कर सकते थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल भारतीय पौराणिक कथाओं में मौजूद थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी असली तकनीक पर आधारित हों जो समय के साथ खो गई। वेदों के अनुसार एक हाथी विमान भी था जिसमें 7 इंजन लगे थे। इनके अलावा और भी कई तरह के विमान जानवरों और पक्षियों के नाम पर रखे गए थे। इनमें से एक स्थानीय यात्रा के लिए, एक दूसरे देशों में जाने के लिए और एक तो चांद और अन्य ग्रहों पर यात्रा करने के लिए भी था। ये विमान बहुत तेज गति से चल सकते थे। एक विमान में तो अदृश्य होने की सुपर पावर भी थी। एक और विमान स्फेरिकल शेप का था और यह मर्क्यूरी से निकलने वाली हवाओं पर चलता था। कहते हैं कि यह विमान सूरज की तरह एक तेज रोशनी पैदा करता था और तूफान की गर्जना जैसी आवाज निकालता था। ये सभी विमान अटूट थे और दुश्मनों पर हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट थे। विमान उड़ाने के लिए पायलट को 32 सीक्रेट्स जानने होते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के एयरप्लेन पायलट्स को पता होता है। इनमें एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर और टेक ऑफ करने के सीक्रेट्स भी शामिल थे। पायलट को दिखना और गायब होना, छिपना, तेज होना और विमान को छोटा बड़ा करना जैसे कई और ट्रिक्स भी पता होने चाहिए थे। दुश्मनों से फ्लाइंग मशीन को छिपाने के लिए पायलट को पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर में जाकर डार्क सोलर रेस का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ और इंस्ट्रक्शन भी थे जो आज भी मॉडर्न एरोनॉटिक्स में बिल्कुल सही माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विमानस के बारे में फ्लाइट पैथ्स, पायलट ट्रेनिंग, नेविगेशन और पायलटों के लिए सही कपड़ों और लंबे फ्लाइट्स के लिए रिकमेंडेड फूड के बारे में भी डिटेल्स दिए गए हैं। यहां तक कि गर्मी को अब्सॉर्ब करने वाली धातुओं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इस्तेमाल होने वाली धातुओं के बारे में भी टेक्निकल डिटेल्स मौजूद हैं। इन सारी डिटेल्स से सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि एंशिएंट इंडियंस इतनी सारी डिटेल्स सिर्फ एक कहानी के लिए नहीं लिखते। तो हो सकता है कि ये फ्लाइंग पैलेसेस सचमुच एग्जिस्ट करते थे और वे अपने समय से बहुत आगे थे, बिल्कुल इंडियन इन्वेंशंस की तरह। प्लास्टिक सर्जरी और चिकित्सा। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत नाम के एक भारतीय चिकित्सक ने मेडिसिन और सर्जरी के बारे में लिखा। उनके काम के लिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने सैकड़ों औषधीय पौधों का ब्यौरा दिया और जटिल सर्जिकल प्रोसीजर्स का वर्णन किया। उन्होंने नाक के रिकंस्ट्रक्शन और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्किन ट्रांसप्लांट्स करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। राइनोप्लास्टी की ओरिजिनल मेथड, जिसमें माथे से स्किन का एक टुकड़ा लेकर नाक को ठीक किया जाता था, आज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उस समय इसका मकसद सोशल मीडिया पर लाइक्स पाना नहीं था। ये सर्जरीज उन लोगों की मदद करती थीं जिनकी नाक क्राइम्स या लड़ाइयों के कारण कट जाती थी। जीरो का आविष्कार। हमें शून्य के आविष्कार के लिए एक एंशिएंट इंडियन मैथ प्रोडिजी का धन्यवाद करना चाहिए। यह आपको कोई बड़ी बात नहीं लग सकती, लेकिन इसके बिना हमारे पास बाइनरी सिस्टम और कंप्यूटर्स नहीं होते। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले लोग सिर्फ कुछ भी नहीं दिखाने के लिए एक साइन के बारे में सोच रहे थे। इस आविष्कार ने जोड़, घटाव और अन्य गणितीय ऑपरेशंस को बहुत आसान बना दिया। आप सबसे पुराना मौजूदा शून्य ग्वालियर भारत के एक मंदिर की दीवार पर देख सकते हैं। रूलर्स और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। हड़प्पा सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले हाथी दांत से बने रूलर्स का इस्तेमाल होता था। ये रूलर्स वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में एक्सकवेशन के दौरान मिले थे। वे आर्किटेक्चर में अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए जाते थे। अगला इन्वेंशन कोई फिजिकल आइटम नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, और वो है स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक समूह चीजों या इंटरेस्ट के आधार पर रूल सेट करने के बारे में है। इसका एक कूलेस्ट एप्लीकेशन जिसका हम सभी इस्तेमाल करते हैं वह है स्टैंडर्ड वेट्स। इसके लिए हमें लगभग 4000 साल पहले रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वे खाने के अनाज से लेकर लग्जरी गुड्स तक सब कुछ इन स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स से तौलते थे। उनके वेट्स में डेसिमल और बाइनरी मैथमेटिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल होता था। उनके पास कोई हाईटेक गियर नहीं थी,
लेकिन उन्होंने सैंड और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का उपयोग करके अमेजिंग प्रिसीजन हासिल की। शतरंज इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक शानदार खेल, यह भी एक भारतीय इन्वेंशन है। इसका एंसेस्टर चतुरंग था, जो एक स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम था और 3000 साल पहले लोकप्रिय हुआ था। शतरंज के इस शुरुआती भारतीय वर्जन में 2 नहीं बल्कि 4 लोग खेलते थे। इसमें 66 खाने थे और हर टीम में 8 पीसेस थे, जो प्यादे से लेकर राजा तक होते थे। इसमें स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस नहीं थी, बल्कि एक ऑब्लॉन्ग डाइस का इस्तेमाल होता था। रेडियो कम्युनिकेशन, जब हम रेडियो कम्युनिकेशन के पायोनियर्स के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर मार्कोनी का नाम सबसे पहले आता है। उन्हें 1909 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन इस रेडियो वेव्स गेम में एक अनसंग हीरो भी हैं और उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने 1895 में ही रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कोलकाता के टाउन हॉल में 75 फीट की दूरी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी, जो दीवारों के पार गई, घंटी बजाई और यहां तक कि कुछ गन पाउडर को भी सेट कर दिया। मार्कोनी ने बसु के आविष्कार मर्क्यूरी कोहीरर को अपनी 2 तरफा रेडियो के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया। बसु ने अपने इस ब्रिलियंट क्रिएशन का पैटेंट नहीं करवाया, इसलिए उन्हें इसका श्रेय 1 सदी बाद मिला। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।